बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रैक्टिकल टेक्स्ट कोर्स की एक और वीडियो के साथ अब्दुल सलाम आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे इनिशियल अलाउंस और ट्रीटमेंट ऑफ बैड डेट्स। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। और इसमें मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ ये भी। इनिशियल अलाउंस सेक्शन 23 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 बेसिकली इट्स अ फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन। लेकिन ये डेप्रिसिएशन की वो फॉर्म है जो कि स्पेशल है, क्योंकि डेप्रिसिएशन में आपको दो तरह की यानी डेप्रिसिएशन मिलेगी। एक नॉर्मल डेप्रिसिएशन, एक स्पेशल डेप्रिसिएशन। जो नॉर्मल डेप्रिसिएशन है वो हमने डिटेल लेक्चर उसके ऊपर पढ़ा है, पिछली वीडियोस आप जाके देख सकते हैं। हमने उसके ऊपर डिस्कशन की है, उसकी कंप्यूटेशंस के ऊपर बात की है। और जो इनिशियल अलाउंस है ये एक स्पेशल फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन है। इसका ट्रीटमेंट, इसकी कैलकुलेशन वो तो वही है, यानी ये डेप्रिसिएशन की तरह ही वर्क करता है। उसका कॉन्सेप्ट भी यही है। देखिए, हम अकाउंटिंग भी कर रहे होते हैं। ज़्यादातर जो हमारे व्यूअर्स हैं वो अकाउंटिंग यानी सेंस से भी हैं, अकाउंटेंट्स भी हैं और टैक्स का ये कोर्स भी अटेंड कर रहे हैं। तो एक चीज़ ज़हन में रखें कि ये वाली जो डेप्रिसिएशन है ये अकाउंटिंग में नहीं आपको मिलेगी, ये सिर्फ टैक्स में ही नज़र आती है। जो स्पेशल डेप्रिसिएशन है, इनिशियल अलाउंस है, सो ये फर्स्ट ईयर में मिलता है जब आप कोई प्लांट एंड मशीनरी जो है वो पाकिस्तान में कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए या उसकी कमर्शियल प्रोडक्शन को स्टार्ट करते हैं या उसको यूज में लेकर आते हैं। और सिर्फ इलिजिबल डेप्रिसिएबल एसेट्स के ऊपर ही मिलता है। अब मैं आपको जरा इलिजिबल डेप्रिसिएबल एसेट्स की जो डेफिनेशन है वो भी दिखा दूं। इलिजिबल डेप्रिसिएबल एसेट्स आपकी स्क्रीन पे इस टाइम शो हो रहा होगा। डेफिनेशन मीन से शुरू हो रही है। मीन्स अ depreciable asset other than any road transport vehicle unless the vehicle is plying for hire। मतलब ये है कि एलिजिबल डेप्रिसिएबल एसेट्स में वो सारे के सारे डेप्रिसिएबल एसेट्स शामिल हैं जो कि हमने पहले अपनी डेप्रिसिएशन वाले टॉपिक में कवर कर लिया हुआ है। उसके अंदर जो भी डेप्रिसिएबल एसेट्स थे वो सारे एलिजिबल डेप्रिसिएबल एसेट हैं अदर देन द फॉलोइंग। ये जो नीचे आ रहे हैं मदरजा झैल ये एलिजिबल डेप्रिसिएबल एसेट में शामिल नहीं होंगे। इनमें अगर ए की बात करूं तो रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल जो कि प्लाइंग फॉर हायर नहीं है वो इसमें से निकल जाएगा। जो प्लाइंग फॉर हायर है वो रहेगा। प्लाइंग फॉर हायर का मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, बसेस वगैरह होती हैं। इसके ऊपर भी हम पुरानी वीडियो जरूर देखें, उसके अंदर डिटेल डिस्कशन हुई है। फर्नीचर इंक्लूडिंग फिटिंग्स ये भी शामिल नहीं है एलिजिबल डेप्रिसिएबल एसेट में। प्लांट और मशीनरी डेट हैज प्रीवियसली बीन यूज इन पाकिस्तान ये भी एलिजिबल डेप्रिसिएबल एसेट में शामिल नहीं होगा। डी पॉइंट है एनी प्लांट और मशीनरी इन रिलेशन टू विच अ डिडक्शन हैज बीन अलाउड अंडर अनदर सेक्शन ऑफ दिस ऑर्डिनेंस फॉर द एंटायर कॉस्ट ऑफ द एसेट। जैसे फर्स्ट ईयर अलाउंस है, जैसे कोई और आपको अलाउंस मिला हो तो फिर दो अलाउंसेस जहां इकट्ठे होते हैं, लॉ का उसूल है वहां पे आपको एक बेनिफिट मिलता है, दूसरा नहीं मिलता। इमूवेबल प्रॉपर्टी और स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट टू इमूवेबल प्रॉपर्टी ये भी इलिजिबल डेप्रिसिएबल एसेट की डेफिनेशन, यानी इलिजिबल डेप्रिसिएबल एसेट में फॉल नहीं करेगा, इसको निकाल दिया गया है। तो अब हम इसका देख लेते हैं कि रेट क्या है। इनिशियल अलाउंस 25% के हिसाब से आपको मिलेगा। फर्स्ट ईयर के अंदर ये 25% के हिसाब से मिलेगा। इसकी कंपटीशन भी लास्ट वीडियो के अंदर मौजूद है कि कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे, उसके अंदर सबसे पहले इनिशियल अलाउंस कैलकुलेट करेंगे और जो बाद में WDV आएगी उसके ऊपर जो है वो आप नॉर्मल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। वीडियो का जो दूसरा आज का जो टॉपिक है वो है सेक्शन 29, ट्रीटमेंट ऑफ बैड डेट्स। बैड डेट्स एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे आपको अपनी कंपनी के अंदर जो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, ट्रेड डेटर्स हैं,
उसकी रिकवरी की जो उम्मीद है वो ना रहे। दो सूरतें होती हैं, एक है प्रोविजन और एक है एक्चुअल बैड डेट। जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आप लोग इसका करते हैं कि जिसमें आप डाउटफुल डेट की प्रोविजन रिकॉर्ड करते हैं, कि एस्टीमेट बनाते हैं, और उसके बाद फिर जब एक्चुअल बैड डेट होता है तो वो आप उसमें से मिन्हा कर देते हैं। टैक्स के अंदर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का कॉन्सेप्ट नहीं है। टैक्स में आप डायरेक्टली बैड डेट ही की एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, जिसको हम कहते हैं राइट ऑफ बैड डेट्स। इनकम टैक्स लॉ सेक्शन 29 बैड डेट के बारे में क्या बताता है, मैंने उसके समरी पॉइंट्स जो है वो आपके सामने रख देता हूं और एंड पे हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। सेक्शन 29 बैड डेट के बारे में हमें ये कहता है कि बैड डेट बेसिकली एक एक्सपेंस है, ये एक डिडक्शन है। कंपनी को इसका फायदा मिलना चाहिए क्योंकि कंपनी का लॉस हुआ है, कंपनी अपने डेटर को रिकवर नहीं कर सकी, जिसको उसने माल सेल किया था, गुड्स सेल की थी, उससे उसको अब रिकवरी नहीं हो पानी। तो बेसिकली इट्स अ फॉर्म ऑफ डिडक्शन, ये एक अलाउड एक्सपेंस है। लेकिन ये जो अलाउड एक्सपेंस है ये कुछ कंडीशन से आपको मिलेगा। इनमें नंबर वन जो कंडीशन है जो आपकी स्क्रीन पे अब शो हो रही है, मैंने इसको जूम इन भी किया है, वो ये है कि प्रीवियसली इट वाज इंक्लूडेड इन द टैक्सेबल इनकम ऑफ द टैक्स पेयर। पहले ये जो बैड डेट है ये सेल के तौर पे टैक्स पेयर की इनकम में प्रीवियस ईयर्स में ऐड हुई हो। ऐसा नहीं है कि आपने इसको पहले कभी भी सेल बुक ना किया हो और बैड डेट क्लेम करने के लिए आप इसको यूज करें, तो वो कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, वो गलत होगा। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि आपने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बैड डेट की राइट ऑफ की एंट्री रिकॉर्ड कर दी हो। और जो तीसरी कंडीशन है वो ये है कि इस चीज का कभी इम्कान हो कि ये रिकवरेबल नहीं रहा, ये इरिकवरेबल हो गया है। लेकिन फिर भी नीचे जो ट्रीटमेंट मैं आपको बताऊंगा वो असल में रिकवरेबिलिटी ही का है, रिकवरेबिलिटी के चांसेस रहते हैं। तो अगर इन तीन कंडीशंस के ऊपर आप पूरा उतरते हैं तो फिर आप बैड डेट को क्लेम कर सकते हैं एज अ डिडक्शन, एज एन अलाउड एक्सपेंस while computing your taxable income। अब सिनेरियो ये डिस्कस कर लेते हैं कि अगर बैड डेट जिसको हमने उन तीन कंडीशंस पे भी चेक किया है, लेट्स सपोज कि उसमें से कुछ अमाउंट हमें रिकवर हो जाती है, तो इनकम टैक्स लॉ हमें क्या उसका जो है वो ट्रीटमेंट सजेस्ट करता है। इस सिलसिले में मैंने स्टूडेंट्स की गाइडेंस के लिए एक बड़ा आसान सा रूल्स मुरतब किए हैं। बेसिकली देयर आर टू रूल्स, एक को मैंने नाम दिया है मोर देन रूल और दूसरे को नाम दिया है लेस देन रूल। मोर देन रूल, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास टोटल बैड डेट 5 लाख के थे, प्रीवियसली जो अलाउड हुए हैं यानी जो बैड डेट हमने क्लेम किए थे वो 2 लाख है। अब इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो वो 300,000 यानी 3 लाख आ गया। इनमें से जो रिकवर्ड अमाउंट है वो 4 लाख है। अब जो मोर देन रूल है वो ये सजेस्ट करेगा कि अगर रिकवर्ड अमाउंट डिफरेंस अमाउंट से ज्यादा होगी तो वो मोर देन रूल में आएगी, और मोर देन रूल जो है वो टैक्सेबल अमाउंट कहलाएगी। मतलब कि रिकवर्ड अमाउंट हमारे उस डिफरेंस से ज्यादा है, तो टैक्सेबल अमाउंट जो आएगी वो आपकी फिर इनकम के अंदर ऐड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने बैड डेट को क्लेम किया था, बाद में सब्सिक्वेंटली वो रिकवर्ड हो गया है। अब रिकवर्ड जब हुआ है तो इट शुड बी पार्ट ऑफ योर टैक्सेबल इनकम। दूसरा सिनेरियो लेस देन रूल का है, ये मोर देन रूल का इनवर्स है। इसमें क्या होगा कि टोटल बैड डेट लेट्स सपोज 500,000 जो प्रीवियसली अलाउड किए गए थे 200,000, डिफरेंस 300,000। अब रिकवर्ड अमाउंट हमारे पिछले सिनेरियो में मुख्तलिफ हो गई है एज कंपेयर टू द प्रीवियस सिनेरियो। पहले हमने रिकवर्ड अमाउंट लिखी 400,000, अब हमने लिखी है 100,000। तो अब क्या है
कि रिकवर्ड अमाउंट चूंकि डिफरेंस अमाउंट से कम हो गई तो अलाउड निकल आएगा। लेस देन रूल सजेस्ट करेगा अलाउड को, कि हमें 2 लाख रुपया अलाउ किया गया था, जबकि अब ये कंफर्म हो गया है कि इस डेटर से हमें जो कुछ भी मिलना था वो 1 लाख ही था, ये कंफर्म्ड है। तो अब 1 लाख रुपया चूंकि हमें कंफर्म्ड रिकवर्ड अमाउंट मिली है, तो 2 लाख हमें प्रीवियसली अलाउ किया गया है, 2 लाख रुपया अब हमें अलाउ किया जाए, तो ये लेस देन रूल जो है वो अलाउड अमाउंट को कैलकुलेट करेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहा करें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला इनकम फ्रॉम बिजनेस का जो इससे अगला टॉपिक है वो हम करेंगे। अपना और अपने चीज़ों का ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।